नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और राज की बात में आज बात होगी कि कैसे अतीत अपने आप को दोहराता है और नरेंद्र मोदी के सामने पुराने नरेंद्र मोदी का अवतार बनकर प्रकट हो गई हैं ममता बनर्जी। साथ ही बात करेंगे कैसे ओबीसी आरक्षण के बहाने उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के चुनावों में बीजेपी ने किया है एक बड़ा संधान। साथ ही बात होगी कैसे फ्लेक्सी टैंक वाली गाड़ियां उतरने जा रही हैं बाजार में, और दो बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश को लेकर भी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ना बन पाना, किसान आंदोलन का चरम पर होना, पेगासस जैसा मुद्दा बिल्कुल पावर कॉरिडोर में छाया रहना, इन सब के बीच में एनडीए से ज्यादा यूपीए के भीतर हलचल है। और अगर मैं आपसे कहूं तो शायद आप चौंक जाएं कि यूपीए का अस्तित्व ही संकट में है। आप सोच रहे होंगे कि जब सारे मुद्दे विपक्ष के पास है, विपक्ष एकजुट भी दिखाई पड़ रहा है और आंदोलित भी दिखाई पड़ रहा है, तो यूपीए कैसे वजूद पर संकट आ सकता है। तो आपको बता दें राज की बात, मैंने यूपीए के वजूद पर संकट की बात कही है, विपक्ष की बात नहीं की है। पिछला एक महीना दिल्ली में खासा राजनीतिक मेलजोल व विमर्श वाला रहा है। बिहार के बाद हाल ही में पश्चिम बंगाल में अपने राजनीतिक व रणनीतिक कौशल को साबित कर चुके प्रशांत किशोर यानी पीके ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक विपक्ष के नेताओं से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि उन्हें वैचारिक रूप से अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी की। जिस तरह से कांग्रेस के भीतर पीके को पार्टी का हिस्सा बनाने की चर्चाएं तेज हो रही हैं, उससे राष्ट्रीय राजनीतिक गठजोड़ में भी उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। वैसे भी पीके सफलता की गारंटी बन चुके हैं तमाम राजनीतिक दलों के लिए। मसलन पश्चिम बंगाल के बाद अब जब पंजाब में कांग्रेस का जो समझौता फार्मूला निकला है वो पीके की ही देन कही जा रही है, और राजस्थान को लेकर भी कुछ सकारात्मक संकेत जा रहे हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि पीके की कांग्रेस में जो दखलंदाजी है वो औपचारिक रूप से हो सकती है, क्योंकि कभी भी वो कांग्रेस का झंडा हाथ में संभाल सकते हैं। उसके बाद यूपीए में भी आमूल चूल परिवर्तन का खाका खींचा जा चुका है। दरअसल इस समय सोनिया गांधी यूपीए का नेतृत्व कर रही हैं, किंतु बदले परिवेश में कांग्रेस को देश के विपक्षी दलों के बीच स्वयं को बड़े दिल वाला दिखाना होगा। राज की बात यह है कि विपक्षी ताकत के नए अवतार में न सिर्फ सोनिया गांधी यूपीए का नेतृत्व छोड़ेंगी, बल्कि एक तरह से यूपीए का वजूद ही समाप्त हो जाएगा। मगर नाम और रूप बदलकर विपक्ष नए और ताकतवर अवतार में सामने आएगा। विपक्ष के इस नए स्वरूप की संभावनाएं खंगालने से पहले जरा नजर फिराते हैं मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की तरफ। उसके जो दो सबसे पुराने और विश्वस्त सहयोगी माने जाते थे, शिवसेना और अकाली दल, दूरी बना चुके हैं। जिस तरीके से अन्य उसके छोटे छोटे एलाई थे वो भी दूरी बनाते जा रहे हैं। इसी बीच जैसे मिजोरम और असम में जहां पर दोनों जगह बीजेपी की सरकारें थी, वहां पर जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, उसके बाद भी कुछ घटनाक्रम सियासी बढ़े। दोनों ही राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं, किंतु जिस तरह बीजेपी के मुख्यमंत्री होते हुए असम ने अपने नागरिकों को मिजोरम न जाने के लिए एडवाइजरी जारी की है, उससे एनडीए का हिस्सा होकर भी मिजोरम के मुख्यमंत्री असहज हैं। कई अन्य राज्यों से भी एनडीए के घटक दलों की नाराजगी संबंधी आवाजें उठी रही हैं। ऐसे में बीजेपी विरोधी पूरे विपक्ष को एकजुट कर यूपीए को नया स्वरूप देना अवश्यंभावी माना जा रहा है। यूपीए के इस नए स्वरूप का शिल्पी प्रशांत किशोर को माना जा रहा है, किंतु इसमें मुख्य भूमिका ममता बनर्जी व शरद पवार की होगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे नेता भी अपनी भूमिका बाद में ही स्पष्ट करेंगे। ममता बनर्जी जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिली हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी के जिस तरह के सकारात्मक रिश्ते हैं, उससे आम आदमी पार्टी व समाजवादी पार्टी की संभावित भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। राज की बात यह है कि यूपीए का मौजूदा स्वरूप और उसका नाम ही नहीं बदलेगा, बल्कि उसमें तमाम नेताओं की भूमिका भी बदलेगी और कई नए लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, यानी बढ़ेगी। याद करिए, जिस तरीके से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का जब गठन हुआ था, तो उस समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए के अध्यक्ष होते थे और उसके संयोजक होते थे जॉर्ज फर्नांडिस।
उसी तरीके का कुछ फार्मूला यहाँ पर भी निकाला जाएगा और इसमें ममता बनर्जी की भूमिका काफ़ी अहम होगी और पीछे से चाणक्य की भूमिका में होंगे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, क्योंकि शरद पवार में ये कुव्वत है कि वो विपक्ष के गठजोड़ को और ज़्यादा मजबूत कर सकें और बढ़ा सकें। इस बात को अब कांग्रेस के नीति नियंता भी शायद समझ रहे हैं और राहुल गांधी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि कांग्रेस की जो मौजूदा अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वो अपने आप को इससे अलग कर लें, संरक्षक या किसी सम्मानित भूमिका में आ जाएं, क्योंकि अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को मालूम है कि सबको थोड़ा थोड़ा त्याग अपने हिस्से से देना पड़ेगा और उसमें जो सबसे बड़ा दल है उसको ज्यादा देना पड़ेगा। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, और ये बात फिलहाल बीजेपी के ऊपर अक्षरशः लागू हो रही है, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर के दौरान जिस तरीके से पूरे देश में त्राहिमाम हुआ, उसको लेकर इस बार केंद्रीय नेतृत्व बेहद सजग और सतर्क है, खास तौर से उस उत्तर प्रदेश को लेकर जहां से उसका अभ्युदय हुआ था। और इसीलिए सारा जोर पूरे देश में तो लग रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तवज्जो दी जा रही है। इसके तहत होने ये जा रहा है कि कोविड स्वयं सेवकों की फौज बूथ से लेकर मंडल स्तर पर तैयार की जा रही है, ताकि मोदी के नाम और काम को जनता के बीच में पहुंचाया जा सके, ताकि कोविड की दूसरी लहर के दौरान जो विश्वास पर जख्म लगे थे उन पर वो मरहम लगा सके, और अगर खुदा न खास्ता तीसरी लहर आती है तो उसमें वो मददगार बन सके सरकार के और जनता के। अब ये कोई राज नहीं कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद बीजेपी समर्थित वोटरों का विश्वास कम हुआ है। केंद्र के फैसलों और राज्य सरकार की क्षमता पर उनके ही लोगों ने सवाल खड़े किए। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू करने के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार ने फिर से लोगों का भरोसा जीतने की कोशिशें शुरू की। गुस्से को काबू पाने में कुछ हद तक सफलता भी पाई, मगर खुदा न खास्ता यदि तीसरी लहर आई और फिर वैसे ही हालात पैदा हुए तो जनता तो हलकान होगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए फिर यूपी चुनाव से पहले हालात संभाल पाना असंभव हो जाएगा। यूपी से सत्ता जाने का मतलब बीजेपी बखूबी समझती है, इसीलिए वैक्सीनेशन या तमाम जो चिकित्सीय इंतजाम है उनमें कोई भी मुरव्वत नहीं बरती जा रही है। खास बात यह है कि इसके लिए सरकार और संगठन के बीच में तालमेल भी स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जैसा हुआ था वैसा ना हो, तीसरी लहर यदि आ जाए तो इसीलिए सरकार और संगठन में अभी कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं। इस पर तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस पूरी जो कवायद है इसका मतलब ये था कि जनता का भरोसा जीता जा सके, सीधे जनता से संवाद स्थापित किया जा सके। उसी कड़ी में ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन तक दिल्ली भी रुक कर गए। उनके दिल्ली प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली आए थे। हो सकता है इन सब कवायदों का असर अगले कुछ दिनों में योगी मंत्रिमंडल से लेकर प्रदेश संगठन में उच्च स्तर पर दिखाई दे, लेकिन संगठन और सरकार को पटरी पर लाने के साथ जनता जिन मुद्दों से ज्यादा प्रभावित है, असली लड़ाई उन्हीं के समाधान की है। ये बात केंद्र की मोदी सरकार ठीक से समझती है, इसीलिए प्रदेश सरकार संगठन के कील कांसे दुरुस्त करने के साथ ही असली ताकत जनता के बीच तक ब्रांड मोदी का करिश्मा बरकरार रखने की है। जो भरोसा जनता का पीएम पर है उसे और आगे तक ले जाने की जरूरत है। राज की बात यह है कि इसके लिए कोविड स्वयंसेवक 2 स्तर पर तैनात किए जा रहे हैं। पहले बूथ स्तर पर बीजेपी जिस तरह से चुनाव के दौरान बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करती है, वैसे ही हर बूथ पर 2 कोविड स्वयंसेवक नियुक्त किए जा रहे हैं। इसी तरह मंडल स्तर पर 5 स्वयंसेवकों की नियुक्ति हो रही है। इनमें एक डॉक्टर, 2 आईटी के पारंगत लोगों के साथ एक युवा और एक महिला होंगे। ये सारी कवायद वैक्सीनेशन में लोगों की मदद करने के साथ साथ किसी भी तरीके की जो असुविधा है उसे दूर करने की होगी। मतलब सरकारी अथॉरिटी और जनता के बीच में ये लोग सेतु का काम करेंगे। जनता को जागरूक करने के साथ साथ ये लोग सुविधा तो देंगे ही, साथ ही कैसे केंद्र और प्रदेश सरकार उनकी सेहत के लिए फिक्रमंद है और तत्परता से कदम उठा रही है, इसे भी स्थापित करने का प्रयास हो। इसके साथ ही कोविड काल में लोगों के रोजगार गए, लोगों को पलायन करना पड़ा। सेहत के साथ साथ लोगों को खाने की कमी ना हो, इसके लिए मोदी सरकार ने देश के खाद्यान्नों के भंडार खोल दिए हैं। हर माह गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 बार गरीबों को अनाज मुहैया कराया जा रहा है। लोगों को अनाज मिलता रहे, यह सुनिश्चित कराने के लिए
जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि मोदी सरकार जो कर रही है उसकी सनद भी लाभार्थियों को रहे। इसके तहत राज्य सरकार ने 5, 10 और 15 किलो के बैग भी छपवाए हैं। इनमें मोदी और योगी की फोटो भी। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी कहा गया है कि वो जो बैग छपवाएं उसमें पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ साथ में अपनी तस्वीरें भी लगवाएं। उद्देश्य ये है कि जनता तक जो राशन पहुंच रहा है या जो मदद पहुंच रही है उसकी डुगडुगी भी पीटी जा सके, ताकि जनता को ये पता हो कि सरकार उनकी सेहत से लेकर उनके पेट भरने तक का इंतजाम बखूबी कर रही है। सियासत में कभी भी कुछ भी स्थायी नहीं होता है और जो पुरानी बातें, पुराने मुद्दे या जो पुराने फार्मूले होते हैं वो भी समय के साथ अपने आप को दोहराते रहते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है फिलहाल केंद्र की सियासत में। कैसे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनका पुराना अक्ष जो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर था वो सामने खड़ा हो रहा है। कौन है किरदार और कैसे खड़ा किया जा रहा है, आगे समझते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैडम सोनिया जी, आ मारा गुजरात में हिंदुस्तान नो कोई जिल्लो एवो नथी, आ देश नो कोई जिल्लो एवो नथी जे जल्लाना जवानियाओ रोजी रोटी कमावा माटे मारा गुजरात में ना आव्या होय। राज की बात यह है कि केंद्र की सत्ता के सामने मजबूत विकल्प के तौर पर अपने कृतित्व और व्यक्तित्व को मोदी ने गुजरात का सीएम रहते खड़ा किया कि जनता को उनमें पीएम मटेरियल दिखा। राजनीतिक लोगों को भी तत्कालीन सत्ता पक्ष को परास्त करने के लिए मोदी में ही दम दिखा। अब मोदी सरकार के जब 7 साल हो रहे हैं तो केंद्र के सामने पुराने मोदी जैसा ही किरदार खड़ा करने की पटकथा जमीन पर उतारे जाने की कोशिश हो रही है। सत्ता पक्ष के सामने इस पटकथा का चेहरा कोई नायक नहीं बल्कि नायिका है। जी ठीक समझे आप। पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक के साथ राष्ट्रीय फलक पर अपना कद बढ़ाने की कोशिश में जुटे इस चेहरे का नाम है ममता बनर्जी। राज की बात यह है कि ममता बनर्जी ने बेहद सुविचारित तरीके से सोच समझकर पश्चिम बंगाल के मुद्दों को लेकर जो खासतौर से विकास से जुड़े हुए हैं उनसे अपना कैनवास सियासी फलक पर बड़ा करना शुरू किया है। जैसा कि पीएम मोदी गुजरात के सीएम रहते हुए करते थे, वो दिल्ली आकर अपने सियासी तर्कस से एक एक तीर नरेंद्र मोदी सरकार पर चला रही हैं और दूसरे लोग जो विपक्ष के हैं उनके पीछे खड़े होने को मजबूर। आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार मैदान में આવી જાય। अरे भाई एमना परिवारનો મુદ્દો હશે, એમના જમાઈનો અંગત મુદ્દો હશે, દૂધનું દૂધ પાણીનું પાણી સમય આવે થઈ જશે, પણ કોણ જાણે કેમ આખી દિલ્હીની સરકાર એવી ભયભીત થઈ ગઈ। याद कीजिए मनमोहन सिंह की सरकार 2007 का गुजरात का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को। खास तौर से मोदी जब दिल्ली आए हों तो उनके तेवर, कलेवर और अंदाज केंद्र पर तंज भरपूर, लेकिन अदा में रंच मात्र का भी रंज नहीं। गुजरातनी प्रगतिનું કારણ ગુજરાતીઓ જેવું કહું છું કે નહીં। गुजरात में विकास परियोजनाओं के लिए लगातार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से निरंतर संवाद, साथ ही राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लाने के लिए प्रस्तावों की भरमार वाले होमवर्क के साथ वो दिल्ली आते थे। होमवर्क भी इतना पक्का कि मंत्रालय भी मदद करने को मजबूर होते थे। केंद्र की योजनाओं का इतना बेहतर सदुपयोग कि तत्कालीन कांग्रेस नीति सरकार को भी मानना पड़ा कि योजनाओं का सबसे बेहतर क्रियान्वयन गुजरात में ही हो रहा है। गुजरात के सीएम रहते नरेंद्र मोदी चाहे योजना आयोग की बैठक में आते रहे हों जो अब नीति आयोग हो चुका है, या राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हो, या मुख्यमंत्रियों का कोई भी केंद्र द्वारा बुलाया गया सम्मेलन हो, सब में सुर्खियों में रहते थे। कारण विकास की मजबूत इमारत से वो जिस तरीके से एक सशक्त नेता के तौर पर केंद्र सरकार पर तीर चलाते थे उससे उनको सुर्खियां मिलती थी और वो लगातार मीडिया लाइमलाइट में रहते थे। और हर बार ऐसा होता था कि वो जितने गैर कांग्रेस या गैर यूपीए सीएम होते थे उनकी अघोषित आवाज बन जाया करते थे। भाइयों बहनों, पहली बार चमत्कार टीवी પડદા ઉપર તમે જુઓ ગરમીનો પારો બતાવતા હોય, ગરમીનો પારો ત્યારે
આ ગુજરાતના ધોમ તકતા ગરમીના પારામાં આ વિકાસનો પારો ઉપર ચડતો જાય છે. વિકાસ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. विकास का परचम, देश की सुरक्षा, खस्ता अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का परचम हाथ में लेकर मोदी ने तत्कालीन सरकार को बैकफुट पर धकेल कर रखा. अब मोदी के इसी मॉडल को हाथ में लेकर ममता ने दिल्ली का अपना लंबा दौरा किया है. बीजेपी या मोदी विरोधी सियासत का नाविक बनने के लिए उन्होंने पुराने मोदी का मॉडल ही पकड़ा. कैसे, ये समझने के लिए ममता के कुछ बयानों और पीएम समेत केंद्र के तमाम मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकातों की क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए. मोदी और बीजेपी को कड़ा प्रत्युत्तर तो ममता लगातार दे ही रही है. उनके राजनीतिक प्रहार पूरी शिद्दत से बीजेपी पर चल रहे हैं. मगर दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान ममता की कोशिश खुद को विकास को लेकर आतुर राजनेता के तौर पर पेश करने की थी. जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा हमारा चाहिए. इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज नहीं है. लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन का मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है. पश्चिम बंगाल के लिए उन्होंने पीएम व उनकी कैबिनेट से मुंह फाड़कर मांगा. राज्य के लिए ज्यादा टीके मांगे पीएम से, तो उनके मंत्रियों से ताजपुर डीप सी पोर्ट की मांग कर औद्योगिक विकास के लिए तत्पर नेता के तौर पर खुद को पेश कर दिया. ममता ये योजना लाकर सिंगूर और नंदीग्राम से बनी उद्योग विरोधी छवि को धोने की कोशिश कर रही है. लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रही है कि यदि ये नहीं मिला तो केंद्र पर विकास विरोधी होने का ठप्पा मढ़ा जाएगा. जैसे मोदी गुजरात के लिए योजनाओं की पैरवी करते थे, वैसे ही ममता ने राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें मांगी. इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे 3 देशों बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से जुड़े राष्ट्रों के इर्द गिर्द सड़कें बनाने के लिए केंद्र से मदद मांगी. साथ ही इलेक्ट्रिक बस का कारखाना भी मांगा और तर्क दिया कि उनके यहाँ जगह भी है और श्रमिक भी सस्ते हैं. इस तरह विकास की नई इबारत गढ़कर वो यहाँ पर केंद्र पर दबाव बना रही हैं. साथ ही दिल्ली में रहकर विपक्षी नेताओं से बातचीत कर भविष्य की राजनीति के सारे दरवाजे खोलने की भी कोशिश कर रही हैं. मगर खुद को बड़ी नेता के रूप में सीधे पेश न कर विपक्षी दलों के बीच वो अपना आकार बढ़ाती जा रही है. मोदी के खिलाफ मुख्य आवाज भी बन रही है, ठीक पुराने मोदी की तरह. मगर इस राजनीतिक कवायद और समीकरणों से पहले एक बात जरूर है कि मोदी ने गुजरात के सीएम रहते खुद को आधुनिक विकास मॉडल के प्रणेता के रूप में खुद को पेश कर दिया था. लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पश्चिम बंगाल के पास गुजरात जैसी समृद्धि नहीं है, उसके पास वैसा कोई अतीत नहीं है. क्योंकि जब राष्ट्रीय फलक पर नरेंद्र मोदी आए थे तो उनके पीछे उनका विकास का मॉडल था. ममता बनर्जी इस मामले में उनसे बहुत पीछे नजर आती हैं. भले ही वो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के तौर पर मोदी के सामने सबसे बड़ा चेहरा हो, लेकिन विकास के मामले में कमजोरी है, वो ये बात समझती हैं. इसीलिए वो विकास पर ही सबसे ज़्यादा जोर दे रही हैं और केंद्र से सबसे ज़्यादा योजनाएं मांग रही हैं. अगर योजनाएं पश्चिम बंगाल को आती है तो वाहवाही ममता बनर्जी की, और अगर केंद्र से नहीं मिली तो ममता का युद्ध, जिसकी वो महारथी हैं. तो ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी को पुराने मोदी के मॉडल से घेरने की ये कोशिश कितना आगे तक पहुंच पाती है. पीएम मोदी का मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी और अति गरीबों को आरक्षण देने के फैसले को मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है. खुद पीएम मोदी कह रहे हैं कि सामाजिक उत्थान के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक है. लेकिन मास्टर स्ट्रोक का मतलब होता है कि कोई बाजी पलट दी जाए. तो सवाल ये है कि इस मास्टर कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी? आरक्षण का ये जो मास्टर स्ट्रोक है, इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे? इस पर हम आगे बढ़ें और राज की बात बताएं कि ये फैसला क्यों लिया गया यूपी समेत तमाम विधानसभा चुनावों के पहले. लेकिन उससे पहले मसला क्या है, ये मामला क्या है, ये समझ लेते हैं. तो सपाट अंदाज में ऐसे समझिए कि देश में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद पिछड़ों को 27% आरक्षण की शुरुआत हुई थी. उसके बावजूद देश के मेडिकल पाठ्यक्रमों के अखिल भारतीय हिस्सेदारी यानी ऑल इंडिया कोटा में यह आरक्षण नहीं मिल पा रहा था. दरअसल देश के सभी मेडिकल कॉलेजों की MBBS सीटों में 15% और परास्नातक वाली MD MSR सीटों में 50% ऑल इंडिया कोटे से भरी जाती है.
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2007 से अनुसूचित जाति जनजाति को तो ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण का लाभ मिलने लगा था, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को यह लाभ नहीं मिल पा रहा था। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल पढ़ाई के ऑल इंडिया कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के रूप में ये मास्टर स्ट्रोक खेला। आरक्षण के इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे आखिर राज की बात क्या है, ये समझने से पहले आपको पहले बीजेपी की स्थिति समझनी होगी। पिछला कुछ अरसा उनके लिए काफ़ी चिंतन और मंथन वाला रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो तमाम ताकत लगाने के बाद भी सरकार नहीं बना सके। उत्तराखंड में उनको 2-2 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा और तमाम राज्यों से मुख्यमंत्री बदलने की बात आ रही है। इसी बीच विपक्ष भी लामबंद हो रहा है और मायावती ने ब्राह्मण दलित केमिस्ट्री को एक बार फिर से जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है और समाजवादी पार्टी पिछड़ों के साथ साथ में शहरों पर भी फोकस कर रही है। और ख़ास बात यह है कि जो राष्ट्रीय मोर्चा बन रहा है, इसमें एनसीपी या तृणमूल भी आ सकते हैं, ये सब मिलकर ऐसा गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की जा सके। तो उसके मद्देनज़र यूपी चुनाव से पहले ये फैसला लिया गया है। क्यों, आगे समझते हैं। राज की बात यह है कि तमाम समीकरणों के साथ बीजेपी को जो राज पता चला है, उसमें ओबीसी कार्ड को और ज्यादा शान चढ़ाई जा रही है। राज की बात यह है कि बीजेपी का आकलन है कि राष्ट्रीय मोर्चा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कांग्रेस भी शामिल हो सकती है। मोदी विरोधी नाभिक कौन होगा, यह प्रश्न अनुत्तरित है, लेकिन वो होगा और विपक्ष मिलकर कड़ी चुनौती देगा, ये तय है। खास तौर से उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर है, इसलिए बीजेपी ने अपना वोट प्रतिशत इतना बढ़ाने का फैसला किया कि कोई भी मोर्चा उसकी सत्ता की नींव को हिला ना सके। राज की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उसका अपना स्थायी वोट बैंक 20 से 22% रहता ही है। यह वोट बैंक विचारधारा और हिंदुत्ववादी चाशनी में डूबकर बीजेपी से जुड़ा है। पार्टी से बढ़ाकर 40 से 45% के आसपास ले जाना चाहती है। इसके लिए बीजेपी को पिछड़ों पर फोकस करना ही मुफीद लगता है। मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार और उसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पोस्टर लगे कि मोदी ने अपनी कैबिनेट में 27% पिछड़ों को जगह दी। ये बीजेपी के पिछड़े कार्ड की बानगी थी। अब मेडिकल में ओबीसी आरक्षण का फैसला इसी कड़ी का विस्तार है। ओबीसी कार्ड ही क्यों? तो इसका जवाब है जनसंख्या में भागीदारी। मतलब आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं कि ओबीसी जाएंगे जिधर, सत्ता का रास्ता उधर। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक देश में 41% पिछड़े, 21% अनुसूचित जाति और 9% अनुसूचित जनजाति की आबादी है। इसमें पिछड़े वर्गों पर फोकस कर भाजपा सत्ता से स्थायी जुड़ाव चाहती है। मतलब अगर राष्ट्रीय मोर्चा मजबूती से अस्तित्व में आता भी है तो इतना ज्यादा मत पार्टी के पास हो कि सरकार बनाने में कोई दिक्कत ना आए। ऐसा गुजरात में हो भी चुका है। कांग्रेस जब मजबूती से लड़ी थी तो बीजेपी ने अपना वोटों का प्रतिशत बढ़ा दिया। इसे आजमाया जा चुका है और अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी इसी फार्मूले पर अमल की तैयारी है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग की राजनीति को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसे हाल ही के एक छोटे से घटनाक्रम से समझा जा सकता है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की घोषणा हुई। वैसे तो तमाम प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों की सूची संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत बीजेपी के तमाम गणमान्य नेताओं ने सोशल साइट्स पर ट्वीट किया या फेसबुक में डाला, उसको शेयर किया। आप समझ सकते हैं कि कितना चुन चुनकर इस मामले में चला जा रहा है। और यहाँ तक कि मोदी के मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी मंत्री हैं, इसके भी होर्डिंग पूरे उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि ओबीसी पर ही किस तरीके से बीजेपी सबसे ज़्यादा आश्रित हो रही है। उसको ये लग रहा है कि हिंदुत्व के नाम पर अन्य वोट तो उसके साथ जुटेगा और जो नाराज हैं उनको 10% जो गरीबों को आरक्षण दिया गया है उनसे मना लिया जाएगा, नहीं तो ये वोट चंग भी बहुत बड़ा है। तो राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।